नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास, करोड़ों का वारिस, पार्ट 8। क्या मजबूरी थी? मुझे हुक्म दिया गया था कि आपको विशालगढ़ में उस पते पर भेज दूं। हुक्म किसने दिया था? राकेश मोहन ने। मेरा कोई कसूर नहीं था। राकेश मोहन हुक्म देने वाला नहीं, दूसरों के हुक्म बजाने वाला आदमी है। मेरा मतलब है उसने मुझ तक हुक्म पहुंचाया था। किसका? अमरीश दत्ता का। वह कई जुआ घर चलाता है, अलग अलग शहरों में। हर एक किस्म के जुए में उसका दखल होता है। उसकी मेहरबानी से मैं भी उसी का छोटा सा धंधा यहाँ कर रहा हूँ, इसलिए उसकी बात माननी पड़ती है। अगर ऐसा न करूँ तो बर्बाद हो जाऊँगा। वह गिड़गिड़ा रहा था। आजकल की महंगाई में इस मामूली नौकरी से परिवार को पालना नामुमकिन है। मेरे हाल पर रहम करो। ज़रूर करूँगा, अगर तुम मेरे सवालों के सही सही जवाब दोगे। क्या राजेश मोहन दत्ता के लिए काम करता है? वह नहीं, उसका भाई करता है। वे दोनों भाई अब कहाँ हैं? भाई का तो पता नहीं, लेकिन राजेश मोहन और उसकी पत्नी यहाँ से उसी रोज़ चले गए थे। अब यह पिस्तौल रख दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इससे तुम्हें शूट भी कर दूंगा। राजेश मोहन और उसकी पत्नी कहाँ गए? शायद विराटनगर। विराटनगर में कहाँ? पता नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, अजय अपने स्वर को हिंसक बनाता हुआ बोला। सच बोलने के लिए मैं तुम्हें 5 सेकंड दूंगा। रिसेप्शनिस्ट कांप गया। बताता हूँ, वह हकलाता सा बोला। वह एयरपोर्ट के पास मूनलाइट होटल में होना चाहिए। अजय ने उसे घूरा। चाहिए? हाँ, यहाँ से जाते वक्त उन्होंने यही कहा था। अब तो यह पिस्तौल नीचे कर लो। उसके भयभीत होने का फ़ायदा उठाते हुए अजय ने एक और सवाल जड़ दिया। पीटर बेंजामिन नाम के आदमी को जानते हो? हाँ, साल भर पहले कुछ अरसा वह यहाँ रहा था। वह करता क्या था? रेस खेलता था, यह उसका पेशा था। शायद कोई गलत धंधा भी वह करता था। अब तो पिस्तौल नीचे कर लो। आप जो जानना चाहते थे मैंने बता दिया। यहाँ से पीटर कहाँ गया था? सुना था कि उसे विशालगढ़ में नौकरी मिल गई थी। दत्ता के पास? हो सकता है। उसने एक बार बताया था कि वह राहजनी किया करता था। अजय ने पिस्तौल अपनी जेब में डाल ली। यह क्या कर रहे हो? रिसेप्शन ने प्रतिवाद किया। यह पिस्तौल मेरी अपनी है। बको मत, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अजय गुर्राकर बोला। अगर मुझे पता चला कि तुमने झूठ बोला है या राजेश मोहन को इस बारे में बताया तो मैं वापस आकर तुम्हारी वो गत बनाऊंगा कि भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकोगे। समझ गए? भयभीत रिसेप्शन ने धीरे धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। अजय प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। मूनलाइट बड़ा ही घटिया किस्म का होटल निकला। उसे चलाने वाली अधेड़ उम्र की मोटी औरत ने बताया कि मिस्टर एंड मिसेस राजेश मोहन वहां नहीं ठहरे थे। यहाँ ठहरने के लिए उन्होंने फर्जी नाम इस्तेमाल किए हो सकते हैं, अजय ने कहा और पति पत्नी के हुलिये बता दिए। यह 7 नंबर में ठहरी लड़की हो सकती है, लेकिन उसे डिस्टर्ब किया जाना पसंद नहीं है, खास तौर पर दिन में। उसे परेशान करने या सताने मैं नहीं आया हूँ। फिर किस लिए आए हो? पुलिस वाले हो? अजय मुस्कुराया। मैं पुलिस वाला नजर आता हूँ? मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि पुलिस की झमेले में पड़ना नहीं चाहती। लेकिन मेरा एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। अजय अपने चेहरे की ओर इशारा करके बोला। मुझे उम्मीद है उस कार के ड्राइवर का पता लगाने में वह मेरी मदद कर सकती है। यहाँ किस नाम से ठहरी है? औरत ने गौर से उसे देखा। तुम्हारी इस बात पर तो यकीन मुझे नहीं आया है, मगर तुम आदमी शरीफ लगते हो। वह बोली। वे मिस्टर एंड मिसेस अविनाश चौधरी के नाम से 7 नंबर में ठहरे हैं। उसका पति भी उसके साथ है? नहीं, हफ्ते भर से वह अकेली है। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, औरत ने अपना दायां हाथ फैला दिया। जानकारी की कीमत चाहिए। कितनी? सिर्फ 100 रुपये। अजय ने 100 रुपये दे दिए। 7 नंबर कहाँ है? औरत के होठों पर चालाकी भरी मुस्कुराहट उभरी। 100 रुपये और दो? किस लिए? 7 नंबर में उस लड़की के पास जाने की इजाज़त देने के लिए। मजबूरी थी। अजय ने 100 रुपये और दे दिए। उधर है। औरत ने हाथ से बाईं ओर इशारा कर दिया। तीसरा कमरा है। अजय उधर ही बढ़ गया। दस्तक के जवाब में जिस युवती ने दरवाज़ा खोला वह राजेश मोहन की पत्नी मीरा ही थी।
गाउन मैला था और पलकें तनिक सूजी हुई। चेहरे पर पड़ती तेज धूप के कारण उसने आंखें मिचमिचाई। फिर अजय को पहचानते ही चेहरे पर तनाव व्याप्त गया। तुम यहाँ भी आ गए? अगर फसाद नहीं चाहती हो तो मुझे अंदर आने दो। मीरा ने ऑफिस की दिशा में देखा। वहाँ खड़ी मोटी औरत को उधर ही देखती पाकर पीछे हट गई। ठीक है, आओ। अजय उसकी बगल से गुजरकर अंदर आ गया। मीरा ने दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। कमरे में शराब, सिगरेट के धुएं और सीलन की मिली-जुली घुटन भरी बू में सस्ते परफ्यूम की गंध भी बसी थी। फर्श पर खाली बोतलें, सिगरेट के अवशेष, अखबार वगैरह फैले थे। मेज पर जूठी प्लेटें पड़ी थी। कमरे की हालत और युवती की उनिंदी आंखों से स्पष्ट था कि वह रात में यहाँ पेशा करती थी। वह सिकुड़नों भरे बिस्तर पर बैठ गई। अजय ने कुर्सी पर पड़े 2 गिलास उठाकर नीचे रखे और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? युवती ने पूछा। हरीश के कुछ साथियों से मुठभेड़ हो गई थी। तुम्हारे पति ने मुझे बलि का बकरा बनाया था। राजेश ने? नाटक मत करो। उस वक्त तुम भी उसके साथ थी। मैंने समझा था वह सीधा आदमी है और अपने भाई की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह तो बदमाशों का साथी निकला। नहीं, वह ऐसा नहीं है। वह ऐसा ही है। नहीं, मैं करीब 10 साल से उसके साथ रह रही हूँ। अगर ऐसा होता तो मुझसे यह बात छुपी नहीं रहनी थी। यह सही है कि राजेश ने कुछ अरसा विशालगढ़ में एक कार डीलर के लिए काम किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह डीलर गलत धंधे करता था तो उसने काम छोड़ दिया। वह इस तरह का आदमी नहीं है। अगर तुम्हारा मतलब योगेश बंसल से है तो इससे राजेश की शराफत साबित नहीं होती। राजेश सिर्फ हालात से समझौता करने की कोशिश कर रहा है, दूसरों के लिए परेशानी पैदा करके। राजेश खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। पुलिस को उसकी तलाश है, हत्या के एक मामले में शामिल होने के अपराध में। लेकिन यह सही नहीं है। हरीश के गुनाह के लिए उसे कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। तुम एक वफादार बीवी हो, लेकिन तुम्हारी यह वफादारी तुम्हें कहाँ ले जा रही है? कौन कहता है मैं कहीं जाना चाहती हूँ? इस दड़बे से बेहतर जगह भी है। मैं उन जगहों में भी रह चुकी हूँ। राजेश को गए कितने रोज हो गए? करीब 2 हफ्ते। वह वापस आएगा? उसने कहा तो है, लेकिन जब भी हालात खराब होते हैं वह हमेशा अपने भाई का ही साथ देता है और इस वक्त हालात वाकई खराब हैं। लेकिन हरीश तो विशालगढ़ में है। मीरा ने उसे घूरा। हरीश विशालगढ़ में है? हाँ, मैंने उसे देखा था अमरीश दत्ता की सरपरस्ती में, और शायद राजेश भी वहीं है। मीरा ने की आंखों में गहन अविश्वासपूर्ण भाव थे। मैं नहीं मानती। राजेश ने कहा था वे देश से बाहर जा रहे हैं। तुमने गलत सुना लगता है। नहीं, उसने देश से बाहर ही कहा था। वह जिद भरे स्वर में बोली, इसलिए मुझे अपने साथ वे नहीं ले गए। तुम्हें टालने के लिए उन्होंने यह कहा था, क्योंकि किसी औरत को अपने रास्ते की रुकावट बनाना वे नहीं चाहते। इसलिए तुम उस नर्क में पड़ी हो और वे दोनों विशालगढ़ में ऐश कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। वह चिल्लाई, वे नेपाल में हैं। उनके झांसे में मत आओ। यह झांसा नहीं, असलियत है। राजेश जल्दी ही मुझे भी वहां बुला लेगा। अजय को वहां आने का अपना मकसद कामयाब होता नजर आने लगा, लेकिन वह उन दोनों भाइयों का सही और पूरा पता जानना चाहता था। मुझे अफसोस है, उसे उकसाने की गरज से बोला। ऐसा कभी नहीं होगा। इससे ज़्यादा मुझसे तुम नहीं उगलवा सकोगे, वह बोली। इससे ज़्यादा मुझसे तुम नहीं उगलवा सकोगे, वह बोली। अब तुम जा सकते हो। तुम्हें यकीन है राजेश तुम्हें अपने पास बुला लेगा? हाँ। क्यों? क्या उसने तुम्हें खत लिखा था या फ़ोन किया था? उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह, तो तुम अपने वहम को यकीन मान रही हो? अजय उपहासपूर्वक बोला। नीरा पर वांछित प्रतिक्रिया हुई। नहीं, वह चुनौती भरे स्वर में बोली। उसका मैसेज मुझे मिला था। कौन लाया था? एक आदमी। कौन आदमी? था एक आदमी। राजेश ने उससे कहा था कि मुझसे मिल ले। तब तो उस आदमी को राजेश ने विशालगढ़ से ही भेजा होगा। नहीं, वह आदमी टनकपुर से ट्रक में माल ला रहा था। वहीं राजेश से उसकी बातें हुई थी। नेपाल के लिए राजेश और हरीश ने बॉर्डर भी वहीं से क्रॉस किया। ऐसा ही लगता है। नेपाल में उन्होंने जाना कहाँ था? पता नहीं। अगर पता होता तो भी मैंने तुम्हें नहीं बताना था।
अजय कुर्सी से उठकर बिस्तर पर उसकी बगल में बैठ गया। देखो नीरा, राजेश या हरीश से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसे? क्या मदद करोगे? तुम अपने पति को वापस पाना चाहती हो ना? हाँ, लेकिन मुजरिम या लाश के तौर पर नहीं। ऐसा नहीं होगा। हमें हरीश की ज़रूरत है। अगर राजेश उसे हमारे हवाले कर देता है तो कानून की मदद करने के साथ साथ खुद को भी वह मुसीबत से बचा लेगा। क्या मेरा यह मैसेज तुम राजेश तक पहुंचा सकती हो? अगर वह मुझे फ़ोन करेगा या कांटेक्ट करेगा तो उसे बता दूंगी। तुम्हें कुछ आइडिया है कि वे कहाँ गए हैं? टनकपुर से बहुत ज़्यादा दूर जगह वो नहीं है, कोई कस्बा या छोटा सा शहर है, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं मालूम। वहाँ जाने का सुझाव किसका था? हरीश का। हरीश पहले भी कभी नेपाल गया था? नहीं, लेकिन पीटर बेंजामिन। बातचीत की रौ में वह कह तो गई, लेकिन फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने होठ भींच लिए। इसका मतलब है? अजय ने पूछा। हरीश पीटर बेंजामिन को जानता था? हाँ, पीटर की हत्या करने की उसके पास कोई जाती वजह थी? यह मैं नहीं जानती। वह और पीटर दोस्त हुआ करते थे। तुमने कब उन्हें साथ साथ देखा था? पिछली सर्दियों में सलीमपुर में। हरीश जमानत तोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन राजेश ने उसे समझाकर रोक दिया। तभी पीटर ने उसे नेपाल में उस जगह के बारे में बताया था। क्या हरीश ने तुम्हारे सामने कबूल किया था कि उसने पीटर की हत्या की थी? नहीं, उसकी बातों से लगता था कि वह बिल्कुल बेगुनाह है। उसको इस बात पर राजेश को भी यकीन आ गया था। लेकिन तुम्हें नहीं आया? हरीश की किसी बात पर भी यकीन मैं नहीं कर सकती। नेपाल में वो ठिकाना कहाँ है? कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं नहीं जानती? वह तीव्र स्वर में बोली। अब तुम जाओ, मैं जो जानती हूँ सब तुम्हें बता दिया। ठीक है, तुम्हारी माली हालत कैसी है? बहुत बढ़िया, वह कड़वाहट भरे लहजे में बोली। तभी तो इस नर्क में रह रही हूँ। अजय उसे 1000 रुपये देकर बाहर निकल गया। उसने करीमगंज फ़ोन करके इंस्पेक्टर रावत को सारी जानकारी दे दी, इस बात पर खास जोर देते हुए कि पीटर बेंजामिन के अमरीश दत्ता से गहरे संबंध थे। मौजूदा हालात में इस मामले में और कुछ नहीं किया जा सकता था। कोई भी नई लीड करीमगंज से ही मिल सकती थी, इसलिए उसने वहीं लौटने का निश्चय कर लिया। वह विराटनगर में भी रुकना चाहता था, ताकि करीब 2 हफ्ते की अपनी गैर हाजिरी के दौरान वहां आई अपनी डाक देख सके, ऑफिस के हाल पता कर सके और अपनी छुट्टी कुछ रोज और बढ़ा सके। वह टैक्सी द्वारा एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया। फ्लाइट लेट होने की वजह से अजय शाम तक ही विराटनगर पहुंच सका। वह सीधा अपने फ्लैट में पहुंचा और लंबी तान कर पड़ गया। अगली सुबह इमारत का वॉचमैन रामलाल लेटर बॉक्स से निकालकर उसकी डाक दे गया। साथ ही मैसेज दिया कि करीमगंज से डॉक्टर मदान ने 4 बार फ़ोन किया था। अजय ने डाक देखनी आरंभ कर दी। उसमें 2 लिफाफे करीमगंज से आए थे। उसने पहला लिफाफा खोला। उसमें 25,000 रुपये के चेक के अलावा देवराज मेहता की ओर से फर्म के लेटर हेड पर एक टाइप किया हुआ एक लेटर भी था। पत्र का आशय था, अनिल दीवान की मौत के सदमे के बावजूद वह और उसकी क्लाइंट उसके शुक्रगुजार थे कि उसकी वजह से अनिल का बेटा वापस मिल गया था। यह अपने आप में इस बात का भी सबूत था कि बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव उसकी सेवाओं की ज़रूरत अब उन्हें नहीं थी। दूसरा पत्र खूबसूरत हैंडराइटिंग में शरद दीवान द्वारा लिखा गया था। डियर मिस्टर अजय कुमार, मेरी खातिर आपने जो मेहनत की उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे पिता की मौत से हम सबको भारी आघात पहुँचा है। मैं इसे कभी नहीं भुला सकूँगा, लेकिन भगवान ने इस दुख के साथ साथ एक मौका भी मुझे दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं खुद को अपने पिता का लायक बेटा साबित कर सकूँगा। मिस्टर मेहता ने बताया था कि किस तरह आप बदमाशों के चक्कर में फंस गए थे। मुझे उम्मीद है आप जल्दी ही पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे साथ साथ दादी माँ भी आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। मैंने दादी माँ को इस बात के लिए भी मनाया है कि आपके प्रशंसनीय सहयोग के बदले में अलग से एक चेक भिजवाया जाए। मैं और दादी माँ चाहते हैं जब भी आप इधर से गुजरें दर्शन देने का कष्ट करें। मैं खुद भी आपसे बातें करने का बेहद इच्छुक हूँ। आपका शरद दीवान। आभार प्रकट करने की औपचारिकता निभाने के लिए लिखा गया प्रतीत होने वाले इस पत्र में अजय ने नोट किया कि मेहता द्वारा भेजे गए चेक का क्रेडिट वह खुद ले रहा था। इस खत ने
उसके अंदर सोए शक को एक बार फिर जगा दिया। शरद जो भी था, बेहद होशियार और तेज किस्म का लड़का था। वह समझ नहीं सका कि लड़का उससे क्या चाहता था। शेष डाक देखने के बाद अजय ने रामलाल द्वारा दिया गया डॉक्टर मदान का करीमगंज का नंबर डायल किया। संबंध स्थापित होने पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर मदान रेजिडेंस? अजय कुमार बोल रहा हूँ मिस मदान। जी बोलिए। तुम्हारे पापा ने 4 बार मुझे फ़ोन कर कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। ओह, वो हॉस्पिटल जाने वाले हैं, आप होल्ड कीजिए, मैं बुलाती हूँ। संक्षिप्त मौन के पश्चात लाइन पर डॉक्टर मदान का स्वर उभरा। फ़ोन करने के लिए शुक्रिया अजय। तुमसे मिसेस दीवान के निवास स्थान पर छोटी सी मुलाकात हुई थी, याद आया? जी हाँ, अगर तुम मेरे साथ लंच ले सको तो मुझे खुशी होगी। खुशी तो मुझे भी होगी। समय और स्थान बताइए। समय के बारे में तो इतना ही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके बेहतर होगा। मेरे लिए सबसे सही जगह है करीमगंज क्लब। लंच के लिए मेरे वास्ते यह सफ़र बहुत लंबा है। लंच के अलावा मेरे दिमाग में कुछ और भी है। डॉक्टर का स्वर धीमा हो गया, मानो उसे किसी और के द्वारा सुन लिए जाने का शक था। अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हारी सेवाएं प्राप्त करना चाहता हूँ। किस लिए? यह तो मिलने पर ही बताऊंगा। आज आ सकते हो? ज़रूर, 1 बजे करीमगंज क्लब पहुँच जाऊंगा। अब 9 बजे हैं। 4 घंटे में कार से तो तुम यहाँ पहुँच नहीं सकते। प्लेन से आ जाऊंगा। फाइन। डॉक्टर द्वारा रिसीवर रख दिए जाने पर क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक बार और क्लिक हुई। जाहिर था कि एक्सटेंशन लाइन पर किसी और ने भी यह बातचीत सुनी थी। अजय ने भी रिसीवर रख दिया। वह समझ गया कि बातचीत किसने सुनी हो सकती थी। उसने अपने शेष आवश्यक कार्य निपटाने आरंभ कर दिए। करीमगंज एयरपोर्ट पर रोजी मदान ने चित्ताकर्षक ढंग से मुस्कुराकर अजय का स्वागत किया और उसे साथ लिए पार्किंग लॉट में पहुंची। कार फिएट थी। दोनों उसमें सवार हो गए। ड्राइविंग सीट पर बैठी रोजी उसकी ओर पलट गई। मैं साफ बातें करना पसंद करती हूँ। मैंने फ़ोन पर आपकी और पापा की बातें चोरी से सुनी थी। पापा से पहले मैं आपसे शरद के बारे में बातें करना चाहती हूँ। पापा बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वह 10 साल से विधुर हैं और कुछ बातों में उनके ख्यालात दकियानूसी हैं। नए जमाने को वह नहीं समझते, लेकिन तुम समझती हो। पापा से तो बेहतर ही समझती हूँ। सीधी बात यह है कि तुम्हारी दिलचस्पी शरद दीवान में है। मैं शरद को प्यार करती हूँ, वह बेहिचक बोली, और मेरा ख्याल है वह भी मुझे प्यार करता है। तुम मुझसे यही कहना चाहती थी? नहीं, यह बताने का कोई इरादा मेरा नहीं था, लेकिन यह बिल्कुल सच, जबकि पापा जिन बातों पर यकीन करते हैं वे सच नहीं हैं। कौन सी बातें? इतनी खौफनाक बातें हैं कि उन्हें दोहराना मैं नहीं चाहती। पापा से तो आप सुन ही लेंगे। पापा ने पिछली रात ही बता दिया था, इसलिए मैं जानती हूँ वह आपसे क्या कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? मेहरबानी करके इस ढंग से बातें मत करो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। पापा भी इसी लहजे में बातें करते हैं और इससे मुझे चिढ़ है। वे नहीं समझते कि मैं कानूनन बालिग हो चुकी हूँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल, और अच्छे बुरे लोगों को पहचानने की खासी समझ भी मुझ में है। फिर भी लोगों को समझने में हम सभी से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन शरद के मामले में कोई गलती मैंने नहीं की है। वह बेहद अच्छा लड़का है। मैं भी उसे पसंद करता हूँ। जानकर खुशी हुई। रोजी ने कहा, शरद भी आपको पसंद करता है, वरना मैंने आपको अपना राजदार नहीं बनाना था। तुम दोनों शादी करने की योजना तो नहीं बना रहे हो? अभी नहीं, रोजी ने निसंकोच जवाब दिया। शरद पहले काफ़ी काम निपटाना चाहता है और मैं भी अपने पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। शरद क्या करना चाहता है? वह खुद को कुछ बनाना चाहता है। बहुत एम्बिशियस है वह, और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना है। इस मामले में उसने कुछ किया है? अभी नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ उसकी अपनी योजनाएं हैं। हालांकि सब कुछ वह मुझे नहीं बताता। हो सकता है मैं उसकी बातें समझ भी ना सकूं। मेरे मुकाबले में वह कहीं ज़्यादा होशियार है। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पता चल गया। इसे याद रखना। क्या मतलब? रोजी ने पूछा, लेकिन अजय का मतलब वह समझ गई थी। पापा कहते हैं शरद ठग है, जालसाज है, लेकिन यह सच नहीं हो सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं देता।
शरद मुझसे झूठ नहीं बोल सकता और कोमिला कहती है वह बिल्कुल अपने पिता की तरह लगता है। आंटी भी यही कहती हैं। शरद कभी अपनी बीती जिंदगी के बारे में भी तुमसे बातें करता है? रोजी ने शिकायती निगाहों से उसे देखा। आप फिर मेरे पापा जैसी बातें कर रहे हैं। शरद के बारे में आपको मुझसे सवाल नहीं करने चाहिए। यह शरद के साथ जाती है। शरद को भूलकर अपने बारे में भी सोचो। अगर वह वाकई जालसाज है तो क्या तुम अपने लिए दुखों और मुसीबतों का पहाड़ खड़ा नहीं कर रही हो? अगर वह जालसाज है तो भी मुझे परवाह नहीं है, रोजी ने चीख कर कहा और रो पड़ी। अजय कुछ नहीं बोला। रोजी ने इंजन स्टार्ट करके पार्किंग लॉट में कार निकाल ली और कुशलतापूर्वक शहर की ओर ड्राइव करने लगी, किसी गूंगे बहरे शॉफर की तरह। अजय सोच रहा था, शरद वाकई बेहद तेज लड़का है। करीमगंज क्लब के प्रांगण में अजय को ड्रॉप करने से पहले रोजी ने अचानक जज्बाती हो जाने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि इस बारे में उसके पापा को वह न बताए। अजय उसे आश्वासन देकर क्लब की शानदार इमारत की ओर बढ़ गया। डॉक्टर मदान मेन लाउंज में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फौरन लंच लेने में ऐतराज़ तो नहीं है अजय? ऐतराज़ कैसा? अजय ने जवाब दिया, मुझे भूख लगी है। आप जल्दी में हैं? हाँ, 2 बजे मुझे हार्ट केयर एसोसिएशन की मीटिंग में जाना है। डॉक्टर उसे डाइनिंग हॉल में ले गया। अधिकांश मेजें खाली थी। दोनों खिड़की के पास एक मेज पर जा बैठे। वहाँ से स्विमिंग पूल में तैरते और पानी में शरारत करते युवक युवतियाँ साफ नजर आ रहे थे। वेटर आया तो डॉक्टर ने अजय की पसंद को तरजीह देते हुए लंच का ऑर्डर दे दिया। देवराज मेहता ने तुम्हारे साथ हुई वारदात के बारे में बताया था। वेटर के जाने के बाद उसने पूछा, अब कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। वारदात की वजह क्या थी? यह एक लंबी कहानी है। मुख्तसर में इतना ही जान लीजिए कि अनिल दीवान की हत्या उसके पैसे की वजह से नारायण नामक एक पेशेवर मुजरिम ने की थी। वह कुछ ही रोज़ पहले जेल से भागकर आया था। इस बारे में आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अनिल दीवान के मर्डर और पीटर बेंजामिन के मर्डर का आपस में गहरा संबंध है। कैसा संबंध? इसी समस्या को सुलझाने की कोशिश में ही मेरी दुर्गति हुई थी, अजय बोला। बाय द वे, शरद दीवान के बारे में आपकी क्या राय है? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था, लेकिन पहले तुमने पूछ लिया तो मैं ही जवाब देता हूँ। लड़का खुले दिलो दिमाग वाला लगता है, बहुत ही हैंडसम और होशियार भी है। उसकी दादी तो उसके आकर्षण में उलझ ही गई है। लड़के की असलियत के बारे में सवाल नहीं किया उसने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मालती दीवान के लिए तो वह अपने बेटे अनिल का अवतार है। कोमिला वर्मा भी यही समझती है। खुद मैं भी मानता हूँ कि दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है, लेकिन करोड़ों की दौलत का मामला होने पर ऐसी चीज़ें अरेंज की जा सकती हैं। किन्हीं 2 व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा समानता नामुमकिन या अनहोनी बात नहीं है। आपका मतलब है उसे ढूंढकर इस काम के लिए इंगेज किया गया है? तुम इस संभावना से इनकार कर सकते हो? नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, डॉक्टर ने कहा। सच बात यह है, जब वह लड़का यहाँ आया तो मुझे लगा कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो, लेकिन देवराज मेहता को तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। फिर मैंने अपने ढंग से तुम्हारे बारे में पता लगवाया तो मालूम हुआ कि तुम प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं बल्कि थंडर के मशहूर रिपोर्टर हो, और ईमानदारी का सबूत अब तुम्हारे चेहरे पर भी नजर आ रहा है। खुद को ईमानदार साबित करने का यह बड़ा ही मुश्किल तरीका है, अजय ने कहा। फिर पूछा, मेहता और आपके अलावा कोई और भी जानता है कि असल में मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ? मैंने तो किसी को नहीं बताया। क्यों? फिलहाल मैं प्राइवेट डिटेक्टिव ही बना रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने तनिक मुस्कुराकर पूल की ओर देखा। उसकी बेटी रोजी स्विमिंग सूट पहने पूल के सिरे पर मुंह लटकाए अकेली बैठी थी। डॉक्टर का चेहरा सख्त हो गया। उसने पुनः अजय की ओर गर्दन घुमा दी। उस लड़की की कहानी मुझे अजीब लगती है, वह बोला। तुमने तो सबसे पहले उसकी कहानी सुनी थी। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? मेहता ने और मैंने काफ़ी घुमा फिराकर उससे पूछताछ की थी और उसके हर एक सवाल का माकूल जवाब दिया था। उसी रात इस पर नोट्स भी मैंने बनाए थे और यहाँ आने से पहले उन्हें स्टडी भी किया था, लेकिन जाहिर तौर पर कोई कमी उसकी कहानी में नज़र नहीं आई। कहानी काफ़ी सोच समझकर पूरी एहतियात से गढ़ी गई हो सकती है। मत भूलो कि करोड़ों का दाव है।
तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि मालती दीवान अपनी वसीयत बदलकर सब कुछ उस लड़के के नाम करने वाली है। ओह, उसने पहले ही ऐसा कर डालना था। लेकिन मेहता इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए वसीयत तैयार करने के लिए उसे दूसरा अटॉर्नी बुलाना पड़ा। लड़के का जादू उसके सिर चढ़कर बोल रहा है, आपके विचार से मालती दीवान की दिमागी हालत ठीक है? हाँ, और उसे अपनी दौलत का कुछ भी करने का भी पूरा हक है, लेकिन किसी ठग द्वारा उसे ठगी जाने देना हम नहीं चाहते। अगर वह लड़के के नाम वसीयत नहीं करती है तो उसकी दौलत का क्या होगा? डॉक्टर मुस्कुराए। हालांकि इसकी जानकारी मुझे नहीं होनी चाहिए, मगर मैं जानता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। आपकी बातों से लगता है इसमें आपकी भी दिलचस्पी है। हाँ, अपनी पुरानी वसीयत में मालती ने मुझे एग्जीक्यूटर बनाया है, लेकिन मेरी जाति मामलात का लड़के के बारे में मेरी राय से कोई ताल्लुक नहीं है। करोड़ों की दौलत के अलावा और क्या बात आपको परेशान कर रही है? लड़के की कहानी, उसकी असल कहानी 16 साल की उम्र से शुरू होती है, लेकिन उससे पहले जो भी हुआ उसे जानने का कोई तरीका नहीं है। मैंने कोशिश की थी, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। माफ़ कीजिए, मैं समझ नहीं पाया। शरद का कहना है 16 साल की उम्र तक यह एक अनाथालय में रहा था, फिर वहाँ से भाग गया। वो अनाथालय दिल्ली में मेहरौली में है। दिल्ली में मेरा एक पुराना दोस्त है। इस बारे में पता लगाने के लिए मैंने फ़ोन पर उसे कुछ हिदायतें दी थी। उसने पता लगाकर बताया कि 3 साल पहले आग लग जाने की वजह से वो अनाथालय जलकर खत्म हो गया। लेकिन इससे शरद को तो झूठा नहीं ठहराया जा सकता। उसका कहना है वह 6 साल पहले वहाँ से भाग गया था। मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर वह वाकई झूठा है तो उसे झूठा साबित करने का भी कोई तरीका नहीं है। अनाथालय का रिकॉर्ड आग में पूरी तरह जल गया था और स्टाफ के सब लोग इधर उधर चले गए। मैनेजर का पता तो लगाया जा सकता है। मैनेजर मर चुका है। आग लगने की घटना के बाद उसे हार्ट अटैक हो गया था। इस सब से मैंने तो एक ही नतीजा निकाला है, शरद ने तथ्यों के आधार पर अपने लिए कहानी गढ़ी है या उसे मुहैया कराई गई है। खुद उसने या उसके साथियों ने एक फुल प्रूफ बैकग्राउंड तलाश करके उसे दे दी, जिसे चेक ही नहीं किया जा सकता। अनाथालय और वहाँ का रिकॉर्ड सब खत्म हो गए। कौन जानता है कि शरद एक दिन वहाँ रहा था या नहीं। आप इस बारे में काफ़ी सोच विचार करते रहे हैं। बेशक, मैंने उसके बोलने के ढंग और हिंदी के उच्चारण पर भी बारीकी से गौर किया है। वह खुद को हिंदुस्तान में ही पला बड़ा और पैदा हुआ बताता है। लेकिन आप यह नहीं मानते? नहीं। अजय उत्सुकतापूर्वक उसे देख रहा था। क्यों? इसलिए कि उसके उच्चारण में नेपाली पुट है, जिसे काफ़ी बारीकी से ध्यान देने पर कोई नेपाली या अक्सर नेपाल जाते रहने वाला ही समझ और पकड़ सकता है। मैं बरसों तक हर साल 10-15 दिन के लिए नेपाल घूमने जाता रहा हूँ। डॉक्टर तनिक रुककर बोला, अगर मेरी बेटी रोज़ी की बात नहीं होती तो इस मामले पर इतनी बारीकी से मैंने नहीं सोचना था। लेकिन रोज़ी उस लड़के से ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, और जैसा कि मुझे शक है, अगर वह लड़का वाकई कोई ठग है। उसने शेष वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसके साथ साथ अजय की निगाहें भी पूल की ओर घूम गई। रोज़ी अभी भी पानी में पैर लटकाए अकेली बैठी थी। उनके देखते ही देखते रोज़ी ने 2 बार गर्दन घुमाकर यूं पुल इनक्लोजर के इंसेट की ओर देखा, मानो उसे किसी के आने की अपेक्षा थी। वेटर आकर लंच सर्व कर गया। दोनों कुछ देर खामोशी से खाते रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? अजय ने पूछा। तुम्हें एंगेज करना। मेरा ख्याल है मेहता को तुम्हारी सेवाओं की और ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही लगता है। आपने मेहता से इस बारे में बातें की थी? हाँ, वह भी इस हक में है कि और छानबीन की जानी चाहिए। बदकिस्मती से मालती दीवान इस बारे में कुछ नहीं सुनेगी, और उसका अटॉर्नी होने की वजह से अपने दम पर वह छानबीन कराने की स्थिति में मेहता नहीं है। लेकिन मैं करा सकता हूँ। आपने मालती दीवान से इस बारे में बात की थी? कोशिश की थी, डॉक्टर मुंह बनाकर बोला। लेकिन लड़के के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार वह नहीं है। हालांकि कहने में अच्छा तो नहीं लगता, मगर मैं समझ सकता हूँ कि वह लड़के पर इतना विश्वास क्यों करती है। दरअसल अपने बेटे अनिल की मौत उसके लिए भारी शौक की तरह थी। उस हालत में खास किस्म का मजबूत सहारा उसे चाहिए था, और शरद से, जिसे अनिल का बेटा बताया जा रहा था, बढ़िया सहारा कोई और उसके लिए नहीं हो सकता था। शायद इस मामले को
इसी ढंग से प्लान किया गया था। खैर, जो भी था, अब मालती दीवान लड़के से यूं चिपकी हुई थी मानो उसके लिए वह दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और उसकी ज़िंदगी उसी लड़के पर निर्भर करती है। अगर हम साबित कर देते हैं लड़का फ्रॉड है तो क्या होगा? होना क्या है, हम उसे जेल भिजवा देंगे। मेरा मतलब है मिसेस दीवान पर क्या गुजरेगी? आपने खुद ही बताया था कि कोई भी तगड़ा शौक उसकी जान ले सकता है। मुझे याद है और यह सच भी है। तो क्या मिसेस दीवान की फिक्र आपको नहीं है? बिल्कुल है, और बड़ी पूरी फिक्र है। लेकिन जिंदगी में नैतिकता भी तो कोई चीज़ है। आखिरकार किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जानते हुए भी सिर्फ इसलिए तो चुप नहीं बैठा जा सकता कि उसका शिकार होने वाला व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है। इस मामले को हम जितना लंबा खींचने देंगे उतना ज़्यादा बुरा असर इसका मालती दीवान पर होगा। शायद आप ठीक कहते हैं। वैसे भी उसकी सेहत की जिम्मेदारी आप पर है। मैं इस मामले में भी आगे छानबीन करने का फैसला कर चुका हूँ। कब से शुरू करोगे? अभी से। मेरी तरफ से? जी नहीं, अपनी ही तरफ से, अपने अखबार के लिए। आपका सिर्फ इतना सहयोग चाहता हूँ कि बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव काम करते वक्त क्लाइंट के रूप में मुझे अगर आपका नाम इस्तेमाल करना पड़े तो आप ऐतराज़ नहीं करेंगे। मैं कोई ऐतराज़ नहीं करूँगा। धन्यवाद। मेरे विचार से पहले तुम्हारा लड़के से बात करना ठीक रहेगा। क्या तुम उसे शक करने का मौका दिए बगैर ऐसा कर सकते हो? जी हाँ, मुझे आज सुबह ही उसका इनविटेशन मिला है। इनविटेशन? दीवान पैलेस आने का रिटर्न इनविटेशन। मानना पड़ेगा कि लड़का वाकई बहुत तेज है। वो तो है ही, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात नहीं सुनी। वह पुनः खिड़की से बाहर देख रहा था। पूल के सिरे पर रोजी के पास खड़ा शरद उससे बातें कर रहा था। शरद का एक हाथ उसके कंधे पर रखा था और वह मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। डॉक्टर अचानक अपनी कुर्सी से उठा और इससे पहले ही अजय उसे रोक पाता कमरे से निकल गया। रोजी और शरद एक दूसरे का हाथ थामे पूल इनक्लोजर के एंट्रेंस की ओर जा रहे थे। वे दोनों अपने आप में इस पूरी तरह खोए हुए थे कि सामने से आते डॉक्टर को तभी देख सके जबकि वह उनके एकदम पास आ पहुंचा। अजय भी उठकर तेजी से बाहर आ गया। डॉक्टर लड़के की बांह थामे उसे झंझोड़ता हुआ ऊंची आवाज में कह रहा था, दफा हो जाओ, तुम इस क्लब के मेंबर नहीं हो। शरद ने अपनी बांह झटक कर छुड़ा ली। उसका चेहरा कठोर था। मुझे रोजी ने यहाँ बुलाया था और मैं तुम्हें भगा रहा हूँ। प्लीज़ पापा, रोजी अपने पिता का हाथ पकड़कर बोली, तमाशा खड़ा मत कीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। शरद को भी इससे प्रोत्साहन मिला। मेरी दादी माँ को भी यह अच्छा नहीं लगेगा डॉक्टर। धमकी कारगर साबित हुई। असलियत जानने पर वह उन्हें भी अच्छा ही लगेगा, डॉक्टर ने कहा, लेकिन उसके स्वर में अब पहले जैसा दम नहीं था। प्लीज़ पापा, रोजी ने पुनः कहा। शरद ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम समझती क्यों नहीं रोजी? मैं तुम्हें ही बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। किससे? मुसीबतों और बदनामी से। आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती पापा। शरद कोई मुजरिम तो नहीं है? इस लफ्ज़ ने मानो करारा आघात कर दिया था। छोड़ो रोजी, बहस मत करो। शरद गर्दन झुकाकर बोला, मुझे यहाँ आना चाहिए था। वह सिर झुकाए पार्किंग लॉट की ओर चला गया। रोजी पलटकर दूसरी ओर बढ़ गई। डॉक्टर यूं उसे देखता रहा मानो उसे लग रहा था कि बेटी अब उसके काबू में नहीं रही थी। अजय वापस डाइनिंग रूम में आकर अपना लंच खत्म करने लगा। कुछ देर बाद थका हारा सा डॉक्टर भी लौट आया। अजय ने कनखियों से देखा, रोजी अब पूल में तैर रही थी। वह उस वक्त भी स्विमिंग कर रही थी जब डॉक्टर मदान और अजय लंच करके बाहर निकले। अब कहाँ जाओगे? डॉक्टर ने पूछा। पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर रावत से मिलना है। आओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। दोनों डॉक्टर की कार में सवार हो गए। डॉक्टर खामोशी से कार ड्राइव करने लगा। अजय को पुलिस स्टेशन के बाहर ड्रॉप करते समय डॉक्टर बोला, तुमने इस कमीनों को जेल भिजवाना है। अजय ने कुछ नहीं कहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।